भारतीय जनता पार्टी को कभी 2 सीटें मिलने पर कांग्रेस जैसी तमाम विरोधी पार्टियां मजाक उड़ाया करती थी। आज उसी पार्टी को मोदी और शाह ने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और आज के दौर में बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब तो पार्टी के नेताओं का लक्ष्य 1-2 चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अगले 50 सालों तक सत्ता में बरकरार रहना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम चुनावी ही सफलता ही लेते जाए, हमारे कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ मंत्री बन जाए, कुछ विधायक बन जाए, कुछ सांसद बन जाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले, इसके स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इसके बच्चों को शिक्षा मिले, इसको संविधान प्रदत्त सभी अधिकार मिले। ये हमारा लक्ष्य है। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 50 सालों तक सत्ता में रहने का ये संकल्प यूं ही नहीं दिलाया। इसकी 8 वजह हैं, जिन्हें जानने और समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा अमित शाह ने आखिर क्यों 50 साल तक सत्ता में रहने की बात कही। पहला, कार्यकर्ता। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने साल 2018 में जब बयान दिया था कि हमारा लक्ष्य अगले 50 साल तक सत्ता में रहना होना चाहिए, तो ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही थी। ये बात अमित शाह भी जानते हैं और मोदी विरोधी भी जानते हैं। संगठन के मामले में कोई पार्टी सबसे मजबूत है तो वो है बीजेपी, जिसके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मौजूद रहते हैं। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी भी खुद को पार्टी का नेता नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता ही मानते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी तो बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसा अभियान भी चला चुकी है। इसी से समझ लीजिए बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी अहमियत है और यही कार्यकर्ता बीजेपी को दूसरी पार्टियों से मजबूत बनाते हैं। दूसरा, हिंदुत्व। इस देश में जब दलित और इस्लाम धर्म पर बात करने वाली सियासी पार्टियां हैं, तो फिर हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी के होने से भला किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए। लेकिन विरोध करने वाले तो विरोध करते ही हैं और हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इससे समाज का सांप्रदायिक सौहार्द कम होता है। जबकि इन आरोप के जवाब में बीजेपी भी कहती है कि हिंदुत्व की लाइन पर चलना ना तो संवैधानिक रूप से गलत है और न ही नैतिक रूप से। इसलिए मोदी, योगी, शाह जैसे तमाम नेता डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं और विपक्ष चाहकर भी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने देश की करीब 80% जनता को ये विश्वास दिला दिया है कि अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। बस इसी रणनीति की वजह से विपक्ष बीजेपी से पिछड़ता जा रहा है। इसलिए अब तो विपक्ष भी मंदिर मंदिर मत्था टेकने के लिए मजबूर हो गया है। महबूबा मुफ्ती से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश तक तमाम सियासी विरोधी भी मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, मगर यह हथकंडा भी निकट भविष्य में कामयाब हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो समय समय पर छोटे नेताओं को तैयार करती रहती है, जिससे वक्त आने पर वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए बीजेपी में कभी भी नेतृत्व संकट नहीं आया। आज मोदी और शाह भले बीजेपी के कद्दावर चेहरे हों, मगर उनके विकल्प के रूप में भी बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता हैं, जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और वक्त आने पर बीजेपी के लिए वोट भी बटोर सकते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां एक चेहरे तक ही सीमित नजर आती हैं। बात आम आदमी पार्टी की ही करें, अगर केजरीवाल को हटा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो वोट बटोर सके। तो वहीं अखिलेश यादव और उनके परिवार को हटा दे तो सपा का हाल भी वही है, वहां भी कोई वोट बटोरने वाला चेहरा नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास भी ममता बनर्जी के अलावा पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जो वोट दिलाने का मादा रखता हो। इतना ही नहीं, अगर गांधी परिवार को हटा दिया जाए तो कांग्रेस में भी वोट कैचर चेहरा कोई नहीं है। और जिस पार्टी में पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, उसका क्या हाल होता है ये आप बीएसपी को देखकर समझ सकते हैं। बीएसपी के पास भी मायावती के अलावा कोई भी चेहरा नहीं है जो पार्टी के लिए वोट बटोर सके। इसलिए बीएसपी का वजूद भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चौथा, फैसले लेने की ताकत। प्रचंड बहुमत की ताकत क्या होती है, ये बात सत्ता में बैठे मोदी ने पूरे देश को बता दी, जब उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया और 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया।
इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार ही थी जिसने तमाम विरोध के बावजूद देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया और पहली बार देश में जीएसटी भी लागू किया। वो दिन भी भला कौन भूल सकता है जब मोदी सरकार ने देश में डीमोनेटाइजेशन लागू किया और इसके अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी हुआ था, जब विपक्ष ने नोटबंदी को लेकर मोदी को खूब घेरा था, मगर यूपी की जनता ने मोदी के फैसले पर पूरा भरोसा जताया और बीजेपी को जीत दिला दी। ये तमाम फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने से भी डरती थी पिछली सरकारें, मगर मोदी सरकार ने बेखौफ होकर फैसले लिए और उन्हें जनता का साथ भी मिला और ये भरोसा आज इतना बढ़ गया है कि लोग महंगे पेट्रोल डीजल पर यहां तक कहते हैं कि नो टेंशन, शेर पाला है तो खर्च तो होगा ही। पांचवा, सेना के मुद्दे पर मुखर। साल 2014 से पहले जितनी भी सरकारें देश में आई, सभी ने सरकार, सेना और राजनीति को अलग रखा। सेना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देती थी या फिर सेना के बेड़े में कोई हथियार शामिल होता था तो सरकार लेवल पर उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं होता था जितना मोदी सरकार के दौर में हो रहा है। अब तो सेना किसी भी आतंकी को मारती है या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन करती है तो सरकार से लेकर बीजेपी तक सभी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा करते हैं और देश की जनता को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते कि मोदी सरकार देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। यहां तक कि सेना के बेड़े में जब राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुआ तो उस वक्त भी मोदी सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया था, जिससे जनता में यह संदेश गया कि मोदी राज में देश की सेना और भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो रही है। यानी इस मामले में भी विपक्ष के पास बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। छठा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, हिंदुस्तान की धमक पूरी दुनिया में किस कदर जोर शोर से सुनाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो उस वक्त देखने को मिला जब हिंदुस्तान में यूनाइटेड नेशंस में योग पर प्रस्ताव रखा और दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद हिंदुस्तानी योग ग्लोबल हो गया और आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, मोदी राज में आज हिंदुस्तान का कद इतना बढ़ गया है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी हिंदुस्तान से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की गुहार लगाते हैं। तो वहीं बात जब तेल खरीदने की आती है तो अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाराजगी के बावजूद भारत डंके की चोट पर रूस से तेल खरीदता है। हिंदुस्तान के हित के लिए किसी भी देश की आंख में आंख डालकर बात करने की किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है तो वो मोदी सरकार ही है। यही वजह है कि जब भी मोदी विदेश जाते हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई बयान देते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनता है। हालांकि विपक्ष ने मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाकर उन्हें घेरने की भी खूब कोशिश की थी, मगर मोदी सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सातवां, पैसा। किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे और फंड की, जिसके बिना पार्टी को चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस मामले में बात बीजेपी की करें तो आज के दौर में बीजेपी से ज्यादा पैसा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी इस वक्त कितनी अमीर है, ये बात हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट से समझ सकते हैं। हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में बीजेपी को जहां 614 करोड़ 63 लाख रुपए चंदा मिला, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को महज 95 करोड़ 46 लाख ही चंदा मिल सका। ये तो सिर्फ एक साल में मिला चंदा है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और बाकी दूसरी पार्टियों के बीच पैसों को लेकर कितना बड़ा अंतर है। पैसा और फंड मामले में भी विपक्ष बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आठवां, विचारधारा। बीजेपी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने अटल आडवाणी के दौर में ही देश से अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करने जैसे वादे किए थे, जिसकी वजह से बीजेपी को विपक्षी पार्टियों के विरोध का भी खूब सामना करना पड़ा था। मगर बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी और आज मोदी राज में बीजेपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और अब तो पूरे देश में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और बीजेपी को यह हिम्मत अगर मिल रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जनता जनार्दन का समर्थन, जो उसे हर चुनाव में मिलता जा रहा है, जो बता रहा है कि जैसे जैसे बीजेपी वादे पूरे कर रही है, जनता का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, जो बता रहा है बीजेपी को सत्ता से हटाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। और शायद जनता का यही भरोसा है जिसने बीजेपी को ये उम्मीद दे दी है कि वो अगले 50 सालों तक सत्ता में रह सकती है। वैसे इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।